मलबे में खड़ी प्रोफेसर सैंडी वेंसी मॉग पर जोर जोर से हंसती हैं। वो उनके इस विश्वास का मजाक उड़ाती हैं कि ताकत का इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। बेरहमी से मुस्कुराते हुए वो उनके विचार का विरोध करती हैं। वो कहती हैं कि जिस चीज़ को बचाने की ज़रूरत है उसे सबसे पहले हटा देना ज़्यादा आसान है। उनके बेरहम आदेशों का तुरंत पास में ही पालन किया जाता है। एक छोटी लड़की अपनी खून से लथपथ माँ के लिए निराशा में रो रही है, जबकि एक बड़ा क्रिस्टल मॉन्स्टर उनके ऊपर खड़ा है। वो जानवर बचे हुए लोगों को देखता है, ये देखते हुए कि माँ अभी भी जिंदा है। वो काम खत्म करने के बारे में सोचता है। उसे रानी का कमज़ोर लोगों को मारने का आदेश याद आता है। मॉन्स्टर शैतानी मुस्कान देता है। छोटी लड़की डर के मारे कांप उठती है, क्योंकि वो जीव हमला करने की तैयारी करता है। अचानक एक तेज भाला पीछे से मॉन्स्टर की छाती में घुस जाता है, जिससे हमला तुरंत रुक जाता है। भाला पकड़े हुए व्यक्ति ट्यूडर है। जब वो जीव को नीचे गिराता है तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। जैसे ही मॉन्स्टर गिरता है, ट्यूडर जम जाता है। उसके पीछे उसके दोस्त बियांका, सांचो और पिगी हैं, लेकिन असलियत उसे बहुत जोर से मारती है। उसे पसीना आने लगता है और वो कांपने लगता है। ये जानकर कि उसने अभी अभी एक जिंदा चीज को मारा है, वो सुन्न पड़ जाता है। उसे ठंडा पड़ा देखकर बियांका जोर से उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो उस पर चिल्लाती है कि वो झट से निकल जाए। उसे याद दिलाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो वो मासूम लड़की मर जाती। उनके इस टेंशन वाले पल को सांचो ने कम किया, जो गुस्से से चिल्लाता है। पिगी डर के मारे इधर उधर देखता है। तभी सांचो उन्हें चेतावनी देता है कि वे बड़ी मुसीबत में हैं। डरावना सच सामने आता है। चारों स्टूडेंट सांचो, बियांका, ट्यूडर और पिगी क्रिस्टल मॉन्स्टर्स के झुंड से पूरी तरह घिरे हुए हैं। अफरा तफरी वाले बैटलफील्ड के बीच में बियांका का ध्यान डरी हुई छोटी लड़की की ओर जाता है। बच्ची रो रही है और मदद की भीख मांग रही है, इसीलिए बियांका धीरे से उसके सिर पर थपथपाती है। एक सुकून देने वाली मुस्कान के साथ वो लड़की से कहती है कि चिंता मत करो, और शेखी बघाड़ती है कि उसके साथ के लड़के बहुत ताकतवर हैं। सांचो, ट्यूडर और पिगी के साथ खड़ी बियांका अपना धनुष पकड़ती है। वो बच्चे से वादा करती है कि वे उसे और उसकी मां दोनों को किसी तरह बचा लेंगे। ग्रुप तैयार हो जाता है, क्योंकि दो और बड़े क्रिस्टल मॉन्स्टर्स उन पर हमला करते हैं और उन्हें मरने के लिए चिल्लाते हैं। पिगी डर से कांपता है, अपनी तलवार पकड़े हुए है, क्योंकि एक बड़ा हाथ उसे कुचलने के लिए नीचे आता है। अचानक एक चमकदार बैंगनी जादू का गोला जमीन को रोशन कर देता है। धरती से बड़े काले कांटे निकलते हैं, जो तुरंत हमला करने वाले मॉन्स्टर्स को भेदते हैं और स्टूडेंट्स को एक तारे के आकार के बैरियर के अंदर बचाते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स गिरते हैं, कोई उनका मजाक उड़ाता है कि वे कितने कमजोर थे। एक नई आकृति शांति से लाशों के बीच चलती है। एक जवान औरत अपने छोटे राक्षस जैसे जीव सारे को मरे हुए मॉन्स्टर्स की आत्माओं को सोखने का आदेश देती है। छोटा जीव जमीन पर उतरता है और खुशी खुशी उसकी बात मानता है। सारे एक डंडा घुमाता है, गिरे हुए दुश्मनों से बैंगनी एनर्जी इकट्ठा करता है, जिसके चेहरे पर पागलपन भरा भाव है। हालांकि वो जवान औरत उस जीव को डांटती है, उसकी तरफ उंगली दिखाती है। वो देखती है कि 5 दुश्मन मर गए हैं, लेकिन सिर्फ 4 आत्माएं ही जमा हुई हैं। वो जीव पर एक को खाने का आरोप लगाती है और धमकी देती है कि अगर वो साथ नहीं देगा तो वो उसे गायब कर देगी। सांचो, ट्यूडर, बियांका और पिगी ये अजीब सीन कंफ्यूजन में देखते हैं। पिगी घबरा कर बोलता है, ये मानता है कि वो नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए उसका धन्यवाद देता है। लड़की खुशी से मुस्कुराती है, ये महसूस करते हुए कि उसने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। छोटी जीव को चुप कराने के लिए उसे 2 मैजिक सर्कल के बीच हल्के से कुचलते हुए वो हाथ बढ़ाती है। वो खिलखिलाकर मुस्कुराती है और खुद को एक नए फर्स्ट ईयर ट्रांसफर स्टूडेंट कैमस मॉग के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। ग्रुप ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। इससे पहले कि वो समझ पाते, कैमस अपने बगल में बैठी लाल बालों वाली लड़की का परिचय रोज मॉग के तौर पर कराती है और बताती है कि वो भी फर्स्ट ईयर ट्रांसफर स्टूडेंट है। सांचो, ट्यूडर, पिगी और बियांका एक दूसरे से लिपटकर शक की बातें करते हैं। उन्हें ये बहुत शक वाला लगता है कि सेमेस्टर के आखिर में स्टूडेंट्स का ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उन्हें मानना पड़ता है कि इन लड़कियों ने उनकी जान बचाई है। उनकी इस धीमी बातचीत को कैमस की उंगली के एक तेज झटके से रोक दिया गया। वो उनकी उलझन को मानती है, लेकिन जल्दी से बात बदल देती है। लड़कों के पास झुककर वो कहती है कि उसे पक्का लग रहा है कि उन्हें पता होगा कि कोई खास इंसान कहाँ है। ट्यूडर उसे कंफ्यूज्ड होकर देखता है, पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। कैमस का एक्सप्रेशन एक रहस्यमयी खुशी भरी मुस्कान में बदल जाता है, जब वो मानती है कि वो इतने समय से उसे ढूंढ रही थी।
दूसरी तरफ हारे हुए दुश्मनों से भरे एक अंधेरे हॉलवे में कैमिस उस इंसान का नाम बताती है जिसे वो ढूंढ रही है, विकिर। इस बीच विकिर अपने तरीके से खतरे से निपट रहा है। वो एक क्रिस्टल मास्क्ड मिनियन का गला पकड़ता है और दुश्मन के हांफने पर उसे कसकर दबाता है। वो कमजोरी से अपनी रानी को पुकारता है। विकिर संघर्ष कर रहे दुश्मन को ठंडी नजरों से देखता है। उसकी लाल आंखें उसके चश्मे के पीछे चमकती हैं जब वो लाशों के बीच खड़ा है, गहरी सोच में डूबा हुआ है, अपने अगले कदम की योजना बना रहा है। सैडी हारे हुए प्रोफेसरों के ऊपर जीत की भावना से खड़ी है। उसकी क्रिस्टल सेना ऑर्डर का इंतजार कर रही है। वो वेंसी मॉग की ओर देखती है और उसे ताना मारती है, पूछती है कि क्या उसे पुराने दिनों की याद में छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए। और भी बुरी हालत में एक बेरहम घमंडी मुस्कान के साथ वो उससे कहती है कि उसके ऑफर के बावजूद उसका असल में कोई डील करने का कोई इरादा नहीं है। वेंसी मॉग पिटा हुआ और पसीने से तर लेकिन फिर भी जिद्दी उसके मजाक को मना कर देता है। वो दांत पीसता है और कहता है कि वो चाहेगा कि वो हार मानने के बजाय उसे मार डाले। सैंडी उसके जवाब से खुश होती है। उसकी बैंगनी आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं जब वो मुस्कुराती है और तुरंत उसकी मौत की इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो जाती है। उसके कहने पर बड़े क्रिस्टल मॉन्स्टर दहाड़ते हैं और आगे झपटते हैं, बेबस टीचरों पर हमला करते हैं, जबकि सैंडी टेढ़ी मुस्कान के साथ देखती रहती है। जानवर एक पल में दूरी कम कर लेते हैं, अपने शिकार की ओर झुंड में। जैसे ही एक बड़ा पत्थर का हाथ वेंसी मॉग की जान लेने के लिए आगे बढ़ता है, लाल एनर्जी का एक बड़ा सीधा वार हवा में चीरता हुआ आता है और मॉन्स्टर को एक ही बार में आधा काट देता है। बदनाम क्रिमिनल नाइट हाउंड लड़ाई के मैदान में उतरता है। वेंसी मॉग हैरानी से देखता है, जबकि सैंडी का एक्सप्रेशन घमंड से बदलकर अचानक रुकावट से हैरानी में बदल जाता है। नाइट हाउंड उनके सामने खड़ा है। उसकी लाल आंखें उसके प्लेग डॉक्टर के मास्क के पीछे खतरनाक तरीके से चमक रही हैं जब वो विलन को घूर रहा है। वो अपना हाथ उठाता है और एक तरफ इशारा करता है। वो ठंडेपन से प्रोफेसरों को उस तरफ भागने का ऑर्डर देता है, जिससे पता चलता है कि वहां से निकलने का रास्ता है। वेंसी इस दया के काम से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो हकलाते हुए पूछता है कि एक क्रिमिनल उनकी मदद क्यों करेगा, ये मानकर के नाइट हाउंड मिस ओरोबोरस की तरफ होगा। नाइट हाउंड धीरे से नहीं समझाता, उनकी तरफ पीठ करके खड़ा रहता है और उसकी तलवार खतरनाक ताकत से चमक रही होती है। वो एक डरावनी चेतावनी देता है, अगर वे अभी गायब नहीं हुए तो वो खुद उन सबको मार डालेगा। भागते हुए प्रोफेसर घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं कि नाइट हाउंड ओरोबोरस की तरह ही एक भयानक क्रिमिनल है और सभी से भागने के लिए कहते हैं। जैसे ही वेंसी मॉग ग्रुप के साथ भागता है, वो नकाबपोश आदमी को देखता है और नाइट हाउंड की कलाई पर कुछ खास चीज देखता है। वो सोचता है कि नाइट हाउंड ने वो खास ब्रेसलेट क्यों पहना है। जब वो डॉट्स जोड़ता है तो उसे अचानक एहसास होता है। वो सोचता है कि क्या ये वही स्टूडेंट हो सकता है जिसके बारे में वो पहले सोच रहा था। इस बीच सैंडी नाइट हाउंड के सामने खड़ी है। डरने के बजाय वो बहुत खुश लगती है और कहती है कि वो आखिरकार उससे मिल ही गई। अजीब सी खुशी से शर्माते हुए वो पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसने इस पल का कब से इंतजार किया है। वो मानती है कि वो भी उसकी तरह पुराने जमाने में दिलचस्पी रखता है। वो इस जमाने को जोश से भरे युद्ध के समय के बारे में बताती है, जहां ताकत ही सब कुछ थी और सिर्फ सबसे काबिल लोग ही जिंदा रहते हैं, और अपनी हिंसक सोच उस पर थोपती है। वो जमीन पर मरे पड़े एक औरत और बच्चे के दुखद नज़ारे के सामने खड़ी होकर उसके बारे में सब कुछ जानने का दावा करती है। वो उससे कहती है कि उसे उसमें भी वही शिकारी वाली गंध आ रही है जो उसे आ रही है। हालांकि नाइट हाउंड ठंडा रहता है। वो नीचे देखता है और कहता है कि उसका उसके घिनौने वहमों के साथ खेलने का कोई इरादा नहीं है और उसे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उसके साफ मना करने से सैंडी पूरी तरह हैरान और कंफ्यूज हो जाती है। नाइट हाउंड आगे कहता है कि उसे उस नरसंहार की कीमत चुकानी होगी जो उसने किया है। अचानक वो हमला करने के लिए चमकती लाल आंखों के साथ हवा में उछलता है। वो सीधे उसके कूल्हे पर एक जोरदार किक मारता है, इतनी जोर से कि हड्डी टूट जाए। वार की ताकत से एक बहुत बड़ा शॉक वेव बनता है, जिससे उनके नीचे की जमीन चकनाचूर हो जाती है। जोरदार टक्कर के बाद नाइट हाउंड हारी हुई सैंडी के ऊपर खड़ा होकर धूल को जमते हुए देखता है। वो जमीन पर टूटी पड़ी है, खून खास रही है, उसका शरीर वार झेल नहीं पा रहा है। जैसे ही विकर उसे नीचे देखता है, उसे कुछ परेशान करने वाला महसूस होता है। उससे उसकी हल्की शैतानी गंध आती है और वो सोचता है कि उसे ये अजीब चमकती नारंगी आंख कहाँ से मिली। गंभीर चोटों के बावजूद सैंडी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। वो कांपते हाथ से उसकी ओर बढ़ती है, डरी हुई नहीं बल्कि जुनूनी लगती है।
वो कहती है कि उसे ये सब पहले से पता था और उससे कहती है कि सिर्फ वही उसे सच में एक्साइटेड महसूस करा सकता है। लेकिन आखिरकार उसका शरीर जवाब दे देता है। उसकी आंखों का फोकस हट जाता है और वो टूटे हुए पत्थर के फर्श पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बेहोश शरीर के ऊपर खड़े होकर विकर अपना हथियार नीचे करता है और ठंडे मन से तय करता है कि वो पूरी तरह पागल हो गई है। लड़ाई कुछ देर के लिए खत्म होने पर विकर नीचे झुकता है और एक गिरे हुए हथियार का हैंडल पकड़ लेता है। वो विंटर स्वॉर्ड ऑरविल उठाता है और पहचानता है कि ये स्वर्गीय हेडमास्टर विंस्टन की पर्सनल तलवार है। वो इम्पेनेट्रेबल होली रिंग नाम की एक पावरफुल चीज भी लेता है। जैसे ही वो उसे अपनी जेब में रखता है, वो सोचता है कि उसने शुरुआत में इस चीज को 6 महीने बाद चुराने का प्लान किया था, जब वो स्कूल से निकला था। वो इतनी जल्दी इतना बड़ा खजाना मिलने की अजीब बात पर ध्यान देता है, लेकिन जैसे ही वो जाने की तैयारी करता है, उसे गहरी बेचैनी महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि अपनी पिछली जिंदगी में समय में पीछे जाने से पहले उसने मिस ओरोबोरस से जुड़ी किसी घटना के बारे में कभी नहीं सुना था। वो समझता है कि टाइमलाइन बहुत बदल गई है और उसे लगता है कि कुछ बहुत गलत है। अचानक वो जम जाता है। मास्क के पीछे उसकी आंखें सच में हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वो हैरान, खामोश खड़ा रहता है। एक बार जमीन पर नीचे देखते हुए उसकी नज़र उस आदमी की बॉडी पर टिक जाती है जिसे मरा हुआ माना जा रहा था। ये हेडमास्टर विंस्टन है, जो खून से लथपथ पड़ा है और उसके सीने में एक बड़ा छेद है जहां उसे चाकू मारा गया था। लेकिन विकर को ये देखकर हैरानी होती है कि हेडमास्टर अभी भी मरा नहीं है। विंस्टन की आंख अचानक खुल जाती है। एक डरावनी लाल रोशनी और एक अजीब सी पुतली से चमकती हुई विकर को एक डरावनी सुपरनैचुरल तेजी से घूर रही है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।